साथियों नमस्कार। बीती 27 तारीख को हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ आ रही परेशानी का बहुत दुख है और उन्हें परेशानी में देखकर वे बहुत विचलित हो रही हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसे पता था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अब ऑक्सीजन की इस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके बारे में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। ये बयान पढ़ने के बाद में मुझे लग रहा था कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, लेकिन बीते दिनों में इतनी मौतें देख लीं, इतनी चिताएं जलती देख लीं, ऑक्सीजन से तड़पते हुए इतने लोग देख लिए। हम खुद एक हेल्पलाइन जारी करके लोगों की मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उस वेदना को देखने के बाद में मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये वीडियो अगर मैंने नहीं बनाया तो जो बात आज हम सब लोगों के दिमाग में होनी चाहिए वो फिर कहीं रह जाएगी। जिस विषय पर चर्चा मुझे और आपको करनी चाहिए वो फिर कहीं पीछे छूट जाएगी। इसलिए ये वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये जो बयान हेमा मालिनी जी ने दिया कि किसे पता था कि ऑक्सीजन की इतनी कमी आने वाली है, ये बेहुदा और बेहद ही बकवास बयान है। क्योंकि हर साल निमोनिया से अनेकों लोगों की मृत्यु हो जाती है, खासकर अनेकों 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और उस मसले पर तमाम विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कभी भी कोई कोशिशें नहीं की हैं। इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अस्पतालों में, ये बात तो बहुत पहले से पता थी। लेकिन खासकर इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब उससे काफ़ी पहले हमारी सरकारों को, खासकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय को ये अच्छी तरह से पता था कि ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी होने वाली है। रॉयटर्स एक बहुत बड़ी समाचार एजेंसी है दुनिया की, और उसने हाल ही में ये बात कही है कि एक फोरम है जो भारत के केंद्र सरकार ने तैयार किया है, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं जो कोरोना पर ख़ास तौर से नज़र रखे हुए थे। और इन विशेषज्ञों ने मार्च की शुरुआत में ही हमारे केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को ये बात बता दी थी, ये सूचना दे दी थी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से वायरस दोबारा से प्रकोप अपना बढ़ाए हुए है, तो वहाँ पर करीब 15-20% जो सैंपल हैं लोगों के वायरस के, उनमें ये पता चलता है कि वायरस अब एक नया रूप धारण कर चुका है भारत के अंदर। और इस वायरस के नए रूप का उन्होंने नाम दिया था B.1.617। ये जो संगठन है जिसमें ये विशेषज्ञों की टोली शामिल थी, उसका नाम है INSACOG, यानी इंडियन SARS-CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम। और इस संगठन ने, इस फोरम ने बहुत पहले ये सूचना दे दी थी हमारी केंद्र सरकार को। उन्होंने 10 मार्च से पहले ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ही एक हिस्सा है, उसे ये सूचना दे दी थी कि अब वायरस नए किस्म का हो गया है और इसके बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना है। अगर हम सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाते हैं, अगर हम इससे बचाव का प्रयास नहीं करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त जनहानि होने जा रही है। 24 मार्च को हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने एक बयान जारी किया, मीडिया को इस सब के बारे में जानकारी दी। यानी कि जब उनको सूचना मिल गई थी उसके तकरीबन 14 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद, तब तक बहुत कुछ घुल चुका था हमारे देश के अंदर। तो उन्होंने ये मीडिया को जानकारी दी तो सही कि एक नए किस्म का वायरस, या वायरस में एक नए किस्म का बदलाव हो गया है और अब ये हमारे देश में फैलने जा रहा है। लेकिन उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में एक बार भी ये नहीं कहा कि ये बेहद ख़तरनाक स्ट्रेन होने जा रहा है, ये बेहद ख़तरनाक किस्म का बदलाव हो गया है। इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, यानी पूरा देश इसे हल्के में लेता रहा। जिस सरकार को 10 मार्च तक ही ये पता चल चुका था कि हमारे देश में वायरस एक नया स्वरूप धारण कर चुका है और ये ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, उस सरकार को ये क्यों नहीं पता था कि ऑक्सीजन की ज़्यादा और इतनी ज़्यादा अब स्थिति खतरनाक होने जा रही है, और क्यों नहीं उस सरकार ने पहले से ही ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम कर लिए। इसकी बजाय हमारी सरकार क्या करती रही? चुनावी रैलियां करती रही।
हमारी सरकार में जो तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, विधायक हैं, ये सब लोग चुनावी रैलियां करते रहे, चुनावी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ जुटाते रहे। और इसी तरह लाखों लोगों की भीड़ जुटी वृंदावन के कुंभ मेले में, और फिर लाखों लोगों की भीड़ जुटी हरिद्वार के कुंभ मेले में। इसके अलावा पंचायत चुनाव चलते रहे, और उन पंचायत चुनावों के प्रचार के लिए तमाम लोग भीड़ बना बनाकर गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाते रहे। यानी कोरोना को फैलाने के पर्याप्त इंतज़ाम इस सरकार ने और इस सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने किया है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तारीख है 3 मई, और 3 मई तक जो कुछ हमने देखा है वो बेहद डरा देने वाला है। हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से तड़प रहे हैं, और तड़पते तड़पते अस्पतालों में या अपने घरों में जान दे रहे हैं। मैंने खुद अपने बहुत ही निकट के तमाम रिश्तेदारों को, अपने तमाम दोस्तों को खोया है। पिछले दिनों में कितनी ही चिताएं हम लोगों ने देखी हैं, कितने ही मातम हमने देखे हैं घरों में, और वो सब इस सरकार की बदौलत, जिसे 10 मार्च को ही पता था कि वायरस नए रूप में आने वाला है। अब सवाल ये है कि हमारी सरकार ने ये सब भीड़ बढ़ाई क्यों? कोरोना को इतना ख़तरनाक स्तर तक क्यों ले गई हमारी सरकार? तो इसके जवाब बिंदुवार हैं। पहला पॉइंट तो ये कि हमारी सरकार ने कुंभ मेले इसलिए भी आयोजित करवाए या उनको इसलिए प्रोत्साहित किया क्योंकि हमारी सरकार अपनी हिंदू छवि को, हिंदू हितैषी छवि को ख़त्म नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि बहुत सारे लोग जो दिन रात सिर्फ धर्म के बारे में ही सोचते हैं, और जो सिर्फ धर्म की बात करने से ही इस भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हो जाते हैं, उन्हें एक डोज और दे दी जाए, क्योंकि इस धार्मिक डोज से, इस सांप्रदायिक डोज की वजह से अगली साल जो 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें इस भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल जाएगा। एक और दूसरा पॉइंट था कि आखिर उन्होंने ये कुंभ मेले क्यों आयोजित करवाए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि तमाम जो महात्मा और बाबाओं के भेष में बैठे हुए जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो काले धन को सफ़ेद कर देते हैं, इन राजनेताओं के लिए फ़ंड की व्यवस्था करवाते हैं, जो अपने तमाम भक्तों को अगर एक बार बोल देते हैं कि फ़लाँ नेताजी को वोट दीजिए तो भक्त बावलों की तरह उन्हें ही वोट देते हैं, उन तमाम धर्म गुरुओं को अपने पाले में बनाए रखने के लिए भी इन्होंने ये कुंभ के मेले आयोजित करवाए। हमारी सरकार को बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनानी थी, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनानी थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी इलाका इस देश में छूट जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ न चल पाया हो, और इस वजह से बंगाल को खासकर उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह बनी हुई थी लंबे समय से जो उनके लिए चुनौती वाला क्षेत्र थी। हालांकि वे जीत नहीं पाए, क्योंकि परिणाम अब आ चुके हैं, तो मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जीत तो नहीं पाई बंगाल में, सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन ये सत्य है दोस्तों कि इतनी सारी सीट लाने के बाद आज धार्मिक पोलराइजेशन करने में, सांप्रदायिक पोलराइजेशन करने में, ध्रुवीकरण करने में, लोगों को धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांटने में भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक कामयाब हो गई है बंगाल में। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आना जाना लगातार जो किसान आंदोलन के चक्कर में होता रहा, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना के इस दूसरी लहर को फैलने में मददगार बना होगा। लेकिन सरकार ने इस किसान आंदोलन को इसलिए अनदेखा छोड़ दिया, ये सोच कर कि किसान थक हार कर अपने घर वापस चले जाएंगे। अगर सरकार ने किसानों की मांगें मान ली होती या कोई ना कोई समझौता कर लिया होता, समय से कर लिया होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। और एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, खासकर मोदी सरकार जो है, ये एक फासिस्ट तानाशाह सरकार है। और ये सरकार कभी विशेषज्ञों के आधार पर नहीं चलती, ये सरकार कभी वैज्ञानिक चेतना के आधार पर नहीं चलती, ये सरकार कभी भी जनता के हित के लिए नहीं काम करती, बल्कि ये काम करती है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए। तो इस बहुत बड़ी आपदा में अवसर तलाशने के लिए इस सरकार ने अपनी तानाशाही को जारी रखा और मनमाने ढंग से कोरोना को इस देश के अंदर अपना आतंक फैलाने दिया। एक सवाल ये भी है कि अगर हमारी सरकार ने कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान या पहली लहर के दौरान भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं किए, तो चलो उससे पहले क्या किया था। कायदे से तो उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया इसकी झलक मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाता हूँ।
मसलन एक्सरे मशीन, एक्सरे रूम को आप देख कर आइए, बहुत पुरानी मशीन है और वो जो है रिन्यू नहीं हो रही है, नई मशीन नहीं आ रही है। आप उस कक्ष को ही देखेंगे तो आपको उसमें तमाम सीलन मिलेगी, तमाम उसमें पेंट वेंट नहीं हो रखा है, वो बिल्कुल अनदेखी हो रखी है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। आज तक ये इमरजेंसी के अंदर आज में 1 महीने से इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ पे लोगों के बीच मिल रहे हैं। और हमने एक पत्र भी लिखकर भेजा था, डीएम उनका वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट सबको दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप जरा इन पर नज़र देखिए कितनी समस्याएं यहाँ पे। बिल्कुल होना चाहिए तमाम। सर हमने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को भी देखा, उनमें भी स्थितियाँ खराब है, स्टाफ की भी कमी है, संसाधनों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। ये वीडियो है आज से करीब 2 साल पुराना, अक्टूबर 2019 का, यानी कि कोरोना की पहली लहर के आने से भी काफ़ी पहले का। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, जो बदकिस्मती से हमारे मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। मैं उनसे ये बात कर रहा हूं जिला अस्पताल के अंदर खड़े होकर कि हमारे जिला अस्पताल की स्थिति बेइंतहा ख़राब है। वहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत ज़बरदस्त अभाव है। वहाँ एक्सरे मशीन भी 35 साल पुरानी और ख़राब हालत में है। वहाँ अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है, जांच की कोई सुविधा नहीं है ठीक तरह से, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती। मैं तमाम वहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो गिना रहा हूँ उनको। हुआ ये था कि इस घटना से, मेरी इस मुलाकात से करीब 2 महीने पहले हमारे मथुरा में एक अनाथालय के कई सारे बच्चे अचानक एक रात को बीमार पड़ गए, एक साथ बीमार पड़ गए, दर्जनों बच्चे। और उन बच्चों को जब जिला अस्पताल लाया गया तो जिला अस्पताल में उनके दस्त जैसे बीमारी के लिए भी इलाज वहाँ पर मुहैया नहीं हुआ। और कई सारे बच्चों को आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल के लिए भी रेफ़र किया गया। वो बच्चे वहाँ पहुँचते, उनमें से कुछ बच्चे बीच में ही मर गए। अस्पताल में, जिला अस्पताल में भी कुछ बच्चे मर गए। तो जब ये ख़बर मैंने सुनी तो मैं बड़ा व्यथित हुआ और मैं अस्पताल में उन बच्चों से मिलने गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये अस्पताल 1917 में बना था, यानी आज से 104 साल पहले। मुझे बड़ी कोफ्त हुई कि हम एक 100 साल पुराने अस्पताल को भी आज तक उस स्थिति में नहीं ला सके कि वो हमारे पूरे ज़िले के तमाम मरीज़ों की जो स्थितियाँ हैं उनको सुधारने में मदद कर सके, प्रभावी साबित हो सके। और तब मैंने पूरी रिसर्च कर डाली उस अस्पताल पर, वहाँ की कमियों पर। सिर्फ उस अस्पताल पर ही नहीं बल्कि मथुरा ज़िले के तमाम जो छोटे बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सब में मैंने सर्वे किया। मैंने पता किया कि तमाम सब स्टेशंस होते हैं, छोटे छोटे, सबसे छोटे केंद्र जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन्हें सब स्टेशंस बोलते हैं, और वो बहुत पहले ही स्थापित हो चुके थे। उसके बाद में होते हैं PHC, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, उनकी भी तादाद बहुत ज़बरदस्त है। हमारे मथुरा ज़िले में भी है और पूरे देश में भी होगी ही। ये मोदी जी के आने से पहले ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। उसके बाद में होता है CHC, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बहुत बड़े बड़े केंद्र होते हैं ये। और उसके बाद जिला अस्पताल होते हैं। तो ये पूरा ढांचा है जो बहुत पहले ही बना हुआ था, लेकिन इस ढांचे को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, मगर हमारी सरकारों ने इस ढांचे को दुरुस्त नहीं किया। काश कि ये ढांचा पहले ही दुरुस्त हो गया होता। अगर इनमें पर्याप्त व्यवस्थाएं होती, सुविधाएं होती, तो आज जो कमी हम झेल रहे हैं वो हमको नहीं झेलनी पड़ती। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक ये कह रहे हैं अब कि किसे पता था कि ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत आन पड़ेगी, उनको ये सारी समस्याएं तो हमने 2 साल पहले ही बता दी थी। और जब वे खुद भी जनप्रतिनिधि नहीं थे, जब वे खुद सांसद विधायक नहीं थे, तब क्या उन्होंने अपनी आंखों से इन अस्पतालों को नहीं देखा होगा? शायद नहीं ही देखा होगा। और अगर देखा भी होगा तो क्या पता कि किसने कितने पैसे खाए किस सुविधा को सरकारी अस्पतालों तक न पहुंचने देने के लिए। एक सवाल कई सारे लोग करते हैं, खासकर जो मोदी जी के भक्त हैं और भाजपा के वोटर्स हैं, वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई ठीक है, मोदी जी तो पिछले 6-7 साल में ही मजबूत हुए हैं, भाजपा तो पिछले 6-7 साल में ही मजबूत हुई है, फिर पिछली जो सरकारें थीं उन्होंने क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया था इतना ज़्यादा? क्योंकि परेशानियां जो आज हैं वो तो पहले भी थी। अगर कोरोना पहले आ जाता तब भी ऐसा ही त्राही त्राही होती। तो मेरा कहना यह है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, पिछली जो सरकारें थीं वे भी निजीकरण की हितैषी थीं। उन्होंने जो फसल बो दी थी, आज भाजपा सरकार उसी फसल को काट रही है।
निजीकरण को सरकारी तंत्र के साथ साथ पैरेलली चलाकर उन्होंने इतना ताकतवर बना दिया था कि जिसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि जो हमारा सरकारी तंत्र था, जो हमारे सरकारी अस्पताल थे, वे बेहद शानदार होने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने भी जानबूझकर उनको कमज़ोर बनाए रखा ताकि मुनाफा पीटा जा सके। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनके अस्पताल हैं बड़े बड़े, वे बहुत सारा पैसा कमा सकें। इसके लिए सरकारी अस्पतालों को तो सिर्फ दिखावे के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि जनता को ऐसा लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, उन्होंने बनाए रखा। और दूसरी तरफ निजी जो अस्पताल हैं, उनके रैकेट को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। इस महामारी के दौर में जिन लोगों ने मातम को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो आज ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर को सरकारी दायरे में ले आना चाहिए ताकि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वे मरीजों का खून न चूसें, उनकी जेब पर अपनी निगाह न डालें, बल्कि उनको स्वस्थ करने के लिए, निःशुल्क उनका इलाज करने के लिए आगे आएं। बिल्कुल ये सही डिमांड है और इस वक्त की तो ये डिमांड है ही, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम सिर्फ हेल्थ सेक्टर को ही सरकारी दायरे में लेकर आएंगे, उसे ही सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करेंगे और वहीं सिर्फ निजीकरण को ख़त्म करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर सभी क्षेत्रों में निजीकरण को ख़त्म कर दिया जाता है तो किस तरह के फ़ायदे होंगे, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में रोज़ाना करीब 7,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और इसमें से ज़्यादातर ऑक्सीजन औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जिन दो सेक्टर्स में, जिन दो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, वे हैं एक तो स्टील प्लांट्स और दूसरे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। तो स्टील प्लांट और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का क्या योगदान होता है हमारे दैनिक जीवन में, उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये दोनों सेक्टर्स मिलकर बहुत सारी कारों का निर्माण करते हैं और इन सेक्टर की वजह से बहुत सारी कारें चलती हैं। तो मान लीजिए कि हम देखते हैं हमारी सड़कों पर हज़ारों हज़ार कारें ऐसी होती हैं जिनमें एक एक आदमी एक एक कार को चला रहा होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हर आदमी अपनी निजी कार चाहता है। और वो निजी कार क्यों चाहता है? क्योंकि उसे पता है कि उसका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। अलग अलग जगहों से हर समय उसे सार्वजनिक बसें नहीं मिल पाएंगी। इस वजह से आदमी अपना साधन लेना पसंद करता है। मान लीजिए कि अगर हमारी सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा बेहतरीन बनाया होता, इतना मजबूत बनाया होता कि हर जगह से हर समय पर हमको कोई न कोई सरकारी बस, कोई न कोई सरकारी कार, कोई न कोई सरकारी गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मिल जाया करती, तो शायद 100 कार किसी एक जगह पर होने की बजाय 5 या 6 बसों से काम चल जाता। और अगर ऐसा होता तो एक तरफ तो हमें बहुत सारी स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरी तरफ हमें बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन दोनों चीज़ों को जिन इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, वहाँ पर इन्हें बनाने के लिए हमें उस बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जिसका सही इस्तेमाल, वास्तविक इस्तेमाल अस्पतालों में हो सकता था। यानी हमारे यहाँ जो कुछ अभी चल रहा है वो अनप्लैन्ड चल रहा है। इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं जो इतना सारा उत्पादन कर रही हैं कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। वास्तविक जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनका उत्पादन हो नहीं पा रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन चीज़ों की रियल रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनका ही उत्पादन ज़्यादा हो और जिन चीज़ों की जितनी रिक्वायरमेंट कम है उनका उत्पादन उतना ही कम हो? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे देश के सारे प्रोडक्शन पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। कुछ वैसे ही जैसा कि किसी ज़माने में यूएसएसआर में किया गया था। यानी कि जो सोवियत रूस का जो मॉडल हुआ करता था, उसमें जिस तरीके की स्थितियां की गई थीं, प्लान्ड इकोनॉमी जैसे लाई गई थी, वहाँ पर प्रोडक्शन जो होता था वो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार होता था, ना कि मुनाफा खाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए होता था। और उसे और बेहतर करने की ज़रूरत थी। शायद 1 सदी बाद तो वो और भी अपडेटेड तरीके से हमारे यहाँ पर लागू हो जाना चाहिए था। लोग उस मॉडल को फेल मॉडल बताते हैं। वे पूंजीवादी मीडिया के प्रभाव में आकर सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात सुनते ही उखड़ जाते हैं, जबकि वही लोग आज सोशलिज्म और कम्युनिज्म के सिद्धांतों के अनुसार
सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। वे आज हेल्थ सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने की मांग कर रहे हैं, जो कि खुद अपने आप में सोशलिज्म की ओर एक स्टेप है। तो मुझे लगता है कि इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम आगे आने वाले समय में कैसे अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर सकें जो मुनाफा आधारित ना हो, बल्कि लोगों की, नागरिकों की वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करे। और इसके लिए एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की बेइंतहा ज़रूरत है।